मैं अश्विन मिश्रा, आप देख रहे हैं एक नया प्रोग्राम। इस नए प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच होगी जिन्हें आप समाज सेवी कह सकते हैं, एक टीचर कह सकते हैं, एक स्पोर्ट पर्सन की उनके अंदर की ललक, क्योंकि उन्होंने बचपन में पढ़ाई के साथ साथ मंच पे कविताओं में भी की, साथ में कबड्डी के पिच पे उन्होंने लोगों को मात दी और साथ में आज अपने अंदर के ज्ञान से हजारों बेटियों को शिक्षा दे रहे हैं। ऐसे शख्सियत हमारे साथ हैं, लोग यहाँ इन्हें प्यार से पूनम बुलाते हैं। पूनम जी, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। अब हम लोग थोड़ा बढ़ाते हैं कि कैसा रहा आज 15 अगस्त है, आजादी के 74 वर्ष हो गए। क्या लगता है कि महिलाओं को आजादी मिल पाई है? क्या उनको फ्रीडम? अब मुझे लगता है कि वर्तमान समय में निश्चित रूप से महिलाओं की आजादी के कुछ आयाम गढ़े गए हैं और महिलाओं ने स्वयं भी गढ़े हैं, लेकिन अपेक्षित आजादी अभी महिलाओं को नहीं मिल पाई है। महिलाओं को और ज्यादा काम करने की जरूरत है, स्पेशली जब तक महिलाएं अपने को मनुष्य नहीं समझेंगी तब तक मुख्य धारा में नहीं आ पाएगी। इस समय किसी पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता है, इस समय स्वयं जगने की जरूरत है। तो लेकिन आजादी आप कह रहे हैं कि बहुत चीजों पे मिल गई, बहुत चीजें की नहीं मिल पाई, तो किसे माना जाए कि अभी उसमें उस क्षेत्र में महिलाओं को और जैसे पुरुष को अपेक्षा है, उनको भी फ्रीडम देनी चाहिए, समांतर नजर से देखना चाहिए, उनका भी अधिकार है? ऐसे कौन से क्षेत्र आप देखते हैं अभी? नहीं, हमें तो लगता है कि बहुत सारे क्षेत्र आपके घर से ही शुरुआत होती है। अगर आपका बेटा है और एक बेटी है और दोनों बोर्ड की परीक्षा देते होते हैं और आपके घर कोई गेस्ट आता है तो बेटी ही आपकी चाय बनाकर देती है। शुरुआत तो इसकी घर से होती है, फिर उसके बाद सामाजिक परिदृश्य पर, उसके बाद आपका प्रांतीय पटल पर, राष्ट्रीय पटल पर, हर जगह विरोधाभास। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि जो परिवर्तन आएगा, जब तक हम अपने घर से परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक नहीं होगा। अच्छा, बात की जाए कि आप एक नाम है, आप शिक्षा में काम कर रहे हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं, तो आपने कहा कि बहुत सी चीज की आजादी मिलनी चाहिए, तो आपने कहीं देखा होगा, सुना होगा, तो मैं थोड़ा ले सकता हूँ बचपन कैसा रहा, बचपन कैसा बीता? नहीं, बचपन की अपेक्षा अगर हम तुलनात्मक रूप से तब से अध्ययन करते हैं तो मुझे लगता है कि आज की स्थिति में स्त्रियां बहुत बेहतर पायदान पर खड़ी हैं, लेकिन जो एक मानसिक पायदान होना चाहिए, जो एक मानसिक दृढ़ता होनी चाहिए, वो नहीं है आज भी। हमारा जो कंसेप्ट रहा है कि एक 15 वर्ष की, एक 20 वर्ष की, 25 वर्ष की बच्ची एक 5 वर्ष के बच्चे की उंगली पकड़कर जाती है और अपने को सिक्योर महसूस करती थी, सुरक्षित महसूस करती थी। कितना मतलब हास्यास्पद नहीं लगता कि क्या 5 वर्ष का बच्चा एक 25 वर्ष की स्त्री, महिला अथवा लड़की को सुरक्षा दे सकता है? या हमारा सामाजिक कॉन्सेप्ट कितना पंगु था, हमारा सामाजिक कॉन्सेप्ट कितना भौड़ा था, कितना विद्रूप था, या आपको दोयम दर्जे पर रखने की व्यवस्था क्या थी? मतलब कि आपको क्या दर्शाया जाता था कि आपको शासित बन के रहना है, आपको किसी पर आपकी डिपेंडेंसी होनी चाहिए। अच्छा, ये जो आप जिक्र कर रहे हैं, क्या आपने कभी आप मूलतः किस क्षेत्र से, शहर से या गांव से बिलोंग? नहीं, मैं तो विशुद्ध ग्रामीणांचल से बिलोंग करती हूं। तो आपने क्या कभी आप अपने साथ ही पढ़ने वाली या अपने आसपास की महिलाओं के साथ ऐसी कोई आपने घटना देखी होगी? तो आपने जो मैं तो अनवरत तो महिलाओं के साथ भी देखती हूँ, मैंने स्वयं मैं अपने साथ भी देख रही हूँ कि हमारी तो पढ़ाई ही, हमारी चूंकि गांव में कभी कोई लड़की पढ़ती ही नहीं थी, और जब चूंकि मेरी माँ एक ऐसे गांव से बिलोंग करती थी जो हमारी माँ का मायका था, वो स्पेशली क्षत्रियों का गांव था, राजपूतों का गांव था, तो वहां लड़कियां कुछ अध्ययन करती थी। तो मेरी माँ तो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उनके मन में एक ख्वाब था, एक स्वप्न था कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी। तो जब मैंने जन्म लिया तो मेरी माँ ने तभी सोच लिया था कि मैं बहुत अधिक तो नहीं, लेकिन कक्षा 5 तक मैं अपनी पुत्री को जरूर पढ़ाऊंगी। तो मेरी माँ ही मुझे लेकर गई और उन्होंने मेरा नाम लिखवाया फर्स्ट में, और उसके बाद की पूरी पढ़ाई कक्षा 5 तक हुई, और वो भी खेल खेल में ही हो गई। कक्षा 5 के बाद पुनः पढ़ाई और हुई, और फिर खेलने ही मैं पहुंच गई थी कक्षा 6 में। अच्छा, आप खेलने की बात कर रहे हैं। हाँ। मैंने कई जगह पढ़ा भी है कि आप कबड्डी वॉलीबॉल की नेशनल प्लेयर रहे। नहीं, नेशनल प्लेयर में नहीं रही हूँ, मतलब जुड़ा रहा, उस टीम से जुड़ी रही, मैनेजर या? जी बिल्कुल, मैं भाग रही उस कहानी क्या है, कैसे? जी, दरअसल मैं कबड्डी और वॉलीबॉल दोनों खेलती थी। जब मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर में मैं 11वीं की छात्रा थी, तो उसी समय वहाँ एक रामकली इंटर कॉलेज है सुल्तानपुर में, वहाँ के एक कोच थे, वो सिखाया करते थे, वॉलीबॉल सिखाते थे और कबड्डी भी सिखाते थे। ये किस सन की बात है, कुछ आपको आइडिया? हाँ, 91 की बात है। 91 में तब तो महिलाओं के लिए स्पोर्ट में तो गांव में बहुत चर्चाएं होती हैं। हाँ, चर्चाएं बिल्कुल थी, लेकिन आपके बहुत रोकते होंगे। लेकिन हाँ, बिल्कुल बहुत मुश्किल था, बहुत दुरूह था। और हमारी माँ निश्चित रूप से, अगर इस दुनिया में मैं ये कहूँ कि अगर हमारी माँ आज के दौर में होती तो 3-3 4-4 बार डकैतों से लड़ी है, तो उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलता आज की डेट में।
मैं ये मानती हूँ। लेकिन वो दौर था कि हमारी माँ गुमनाम रह गई, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को इस लायक बना दिया कि ठीक है, राष्ट्रीय परिदृश्य पर ना सही, जितना हमारा दायरा हो उसमें हम कुछ अच्छा कर सके। एक बेटी, एक लड़की, जब गांव के प्रवेश में आपने बताया कि पढ़ा, उस दौर में आपने देखा जब 25 साल की महिला एक 5 साल के बच्चे के साथ बाहर निकलती है, वहां से लेके आप एक नेशनल टीम का हिस्सा बनना, अलग अलग राज्यों में, जनपदों में जाना, तो क्या आपने परिवर्तन देखा उस समय? क्या महिलाओं को क्या स्थान था, किस नजर से देखती थी कि आने वाले समय में महिलाओं को फ्रीडम मिल पाएगी जो आप लेके? वास्तव में आपको बताएं, कहीं ना कहीं ये मूलभूत गलतियां हम महिलाओं से भी हो रही हैं और हमारे समाज से भी हो रही हैं। क्योंकि आजादी का मतलब कपड़े कम पहनना, आजादी का मतलब अंग प्रदर्शन करना, आजादी का मतलब अशिष्ट होना नहीं होता है। आजादी का मतलब होता है बौद्धिक और प्रातिभ नवीनता। आपकी प्रतिभा में नवीनता होनी चाहिए, आपकी बौद्धिकता में नवीनता होनी चाहिए, और इसमें कहीं ना कहीं हम महिलाएं भी पिछड़ रहे हैं। हमें ये लग रहा है बॉलीवुड या संस्कृत से प्रभावित होकर कि हम जीन्स पहनकर ही नए बन सकते हैं, और नए कहलाने का हक सिर्फ उसी को है कि जिसने जीन्स पहना है वही आजाद है। ऐसा नहीं है, हम साड़ी पहनकर आजाद हो सकते हैं, ये हमारे व्यक्तिगत विषय है। हाँ, आजादी हमारी वहां छिनती है जब एक समाज हमें विवश करता है कि आपको पर्दे में रहना है, या कोई समाज या हमारे घर का कोई पुरुष या कोई महिला हमें विवश करती है कि आपको सलवार सूट पहनना है, साड़ी पहनना है। मानिए कि हमारी अपनी पसंद होनी चाहिए। तो आजादी का मतलब जो मैं लेती हूँ लड़कियों के रूप में कि आज क्या होना चाहिए इनको, तो कहीं ना कहीं मुझे आज की स्थिति में लगता है कि इनको, स्पेशली मैं इस पर जोर देती हूँ, मैं जहां भी जाती हूँ, कि इनको मनुष्य माना जाए। स्त्रियों को सच्चे अर्थों में अभी तक मनुष्य नहीं माना जा रहा। जब तक मनुष्य नहीं माना जाएगा, ये मुख्य धारा में नहीं आएंगी और नए आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर पाएंगे। अगर बात की जाए तो आज थोड़ी नई बात, थोड़ी झांसी की रानी से लेके हमारे देश की पहली अध्यापिका जो थी सावित्रीबाई फुले जी, तो बहुत सारे लोगों ने एक महिलाओं के लिए एक मार्ग स्थापित किया कि एक आइडल है। वर्तमान समय में हमारी सीमा की रक्षा महिलाएं करी। फिर आप कैसे कह सकती हैं कि महिलाओं को बौद्धिक रूप से या कपड़ों से कैसे, मतलब आप देखें पहले से भी तो था, लेकिन इन सालों में कैसे आया, कौन सा कल्चर आया कि लोगों ने कहा कि जीन्स पहनने से बौद्धिक क्षमता होगी? और सही पूछा जाए तो आपने जो कहा कि पहनाव से ज्यादा आपके अंदर की क्षमता है। बिल्कुल, आपकी नवीनता का परिचय वही है। तो इसको मैं इस रूप में देखती हूँ, जैसे आपने कहा कि लक्ष्मीबाई और आपने बताया कि सावित्रीबाई फुले, इन लोगों ने शिक्षा की रोशनी जगाया, उन्होंने बहादुरी की एक अलख जगाकर वीरांगना का स्थान ग्रहण करके स्त्रियों की आदर्श बनी। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगी, अगर आप ऐतिहासिक परिदृश्य पर पुनः पलट के जाएं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि स्त्रियों के लिए सबसे ज्यादा काम पुरुषों ने किया है। ये मैं आपको एक बात बता दूं, मैं बता रही हूँ, तुरंत बता रही हूँ, और आपको बड़ा अच्छा लगेगा ये सुनकर, और शायद आप मेरे इस विचार को घर घर तक, जन जन तक पहुंचाने में मेरी मदद भी करेंगे, अपील करेंगे लोगों से। आज हर स्त्री को, हर विडो स्त्री को किसकी पूजा करनी चाहिए? राजा राम मोहन राय की पूजा करनी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूँ। आज अगर जीवित है वो स्त्री, बिल्कुल, तो राजा राम मोहन राय की वजह से समाज में कुरीति थी, उन्होंने उसके आंदोलन, अरे वो सिर्फ आंदोलन नहीं था, वो एकदम व्यक्तिगत कुर्बानी थी, जिन्होंने समाज की उपेक्षा सहा और जिन्होंने क्या क्या नहीं झेला, जिन्होंने अपने परिवार की उपेक्षा सहा। आज अगर आपकी पत्नी आपको एक दिन के लिए छोड़ दे तो आप कितने बेचैन हो जाते हैं। उस व्यक्ति ने कितना दर्द उठाया है, किसके लिए उठाया? अपनी भाभी को जब जलता उन्होंने देखा चिता में, तो उनका हृदय कराह उठा और विगलित हो गया, फट गया, और उन्होंने तुरंत एक बिगुल उठा लिया और बजा दिया कि अब मुझे तब तक विश्राम नहीं चाहिए जब तक स्त्रियों को इस सती प्रथा से मैं आजादी नहीं दिलाऊंगा। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग से मिलकर उन्होंने कानून बनाकर सती प्रथा को समाप्त कराया। तो मैं ये मानती हूँ कि स्त्रियों के उद्धरण, स्त्रियों के सफलता का या उनकी इन कुरीतियों को प्रक्षालन का काम पूर्तियां नहीं कर सकती हैं, हमेशा पुरुष ने किया है। गलती कहाँ करती हैं महिलाएं कि आज जब मंच पर खड़ी होती हैं, मैं अधिक एक फेहरिस्त देखती हूँ महिलाओं की कि उनको अच्छा लगता है कि मैं मंच पर खड़ी होकर पुरुषों को गाली दे दूं, तब नारी विमर्श की अग्रणी भूमिका में लोग मुझे मानेंगे। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल गलत है, वो पुरुष आपको वहां पहुंचाने में योगदान बिल्कुल गलत है। मैं ये नहीं मानती, मैं ये नहीं कहती कि पुरुष ने हमें दोयम नहीं माना, लेकिन ये भी तो मानिए कि इसी में राजा राम मोहन राय हुए, इसी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर हुए, इसी में महात्मा गांधी हुए, तो आप उनको कैसे इग्नोर कर सकते हो? और केवल कतिपय लोगों के विचारों से आप प्रभावित होकर संपूर्ण आप पुरुष समाज को गाली देते हो कि पुरुष ही हमारे अवनति का कारण है। मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती।
तो इसी पे मैं थोड़ा और जोड़ता हूँ, जी। आपकी माता जी प्रधान हैं जी, बिल्कुल। और आपको जब आपने कहा कि माता जी हाँ। सोची थी कि 5वीं तक पढ़ेंगी, हाँ, जब हाँ, आपने आगे पढ़ाई जी। करती गई, आप नेशनल टीम का हिस्सा बनती जी। गई, पढ़ाई के बारे में बताएं, फिर माँ का क्या फीडबैक था, प्रतिक्रिया थी जब आपने 5वीं 8वीं हाँ। फिर इंटर, आपको तो कई MA डिग्री, हाँ बिल्कुल, उसके बारे में थोड़ा पहले बताइए। बहुत छोटी सी बहुत रोमांचक स्टोरी बता दूं। अभी एक लोग इधर जो है एक है सखी फाउंडेशन इंटरटेनमेंट कंपनी है, एक है प्रीति गुप्ता जी, और वो उसके तहत फिल्म बनाती है। तो उन्होंने एक फिल्म बनाया भी है वंश, अभी उनकी वो 15 जून को रिलीज होनी थी, नहीं हो पाई इसी लॉकडाउन के चलते, उसकी डबिंग चल रही है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें मेरे जीवन वृत्त पर फिल्म बनानी है, तो बहुत उन्होंने अनुरोध किया। तो हमने उनसे कहा ठीक है, हमें क्या करना होगा। तो उन्होंने कहा अपनी प्रमुखतम जो आपकी घटनाएं हैं उसको आप हमें दे दीजिए, तो हमारा स्टोरी मेकर उसको आगे बढ़ाएगा। तो बहुत अच्छी बात आपने शुरुआत किया। तो हमने अपनी स्टोरी जो लिखना शुरू किया है उनको देने के लिए, तो उसमें जब शुरू किया तो वही चीज मुझे पहली आई, और गजब की स्टोरी है। आपको भी लगेगा कि वास्तव में क्या ऐसा भी समाज में हो सकता है। मैं बाहर अपने दरवाजे के बाहर बहुत सारी घास उगी थी, हमारी अम्मा एक खुरपाली घास छील रही थी और मैं भी एक खुरपाली घास छील रही थी। एक फटी सी फ्रॉक मैंने पहना था, कक्षा 5 में पास कर चुकी थी, जुलाई का महीना था, तारीख कौन सी थी याद नहीं है। और उसके बाद खूब मनोयोग से मैं घास छील रही थी और अपनी अम्मा को दिखा दिखा के छील रही थी कि अम्मा देखिए मैंने इतनी घास छील लिया। तो अम्मा हमारी देखती थी और मुस्कुरा के कहती थी और आंखें बड़ी करके कि हाँ हाथ छील लिया, ढेर सारी छील लिया। इतने में मेरी नजर पड़ती है, मेरे गांव की एक लड़की कुमकुम थी और एक उषा थी। नाम भी याद है? हाँ मुझे याद है, क्योंकि हाँ बिल्कुल। तो कुमकुम मेरे साथ पढ़ती थी मेरी क्लास में कक्षा 5 में, और उषा जो थी वो एक क्लास मुझसे पीछे थी, वो दोनों सगी बहनें थी। उनके फादर चूंकि फैजाबाद में रहते थे, किसी गवर्नमेंट जॉब में ही थे, इस वजह से उनके मन में एक जज्बा था कि उनकी बच्चियां पढ़ें, और गाँव में कोई पढ़ने नहीं जाता था हमारे साथ। तो उन बच्चियों को मैंने बैग टांगे हुए देखा, और मेरा घर और ऐसे खड़ंजा बना हुआ, खड़ंजे से वो जा रही थी। जैसे मैंने देखा मैं बहुत तेज चिल्लाई, अरे कुमकुम रुको रुको रुको। मैं दौड़ के उनके पास, फटे कपड़े में खूब मिट्टी मैंने लगाया हुआ था, क्योंकि बरसात था तो गीला भी था, पूरा चेहरे से लेकर पूरा मिट्टी से मैं सनी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि हाँ क्या है बताओ। तो हमने कहा कहाँ जा रही हूँ, कहीं विद्यालय जा रही हूँ। तो हमने कहा अच्छा हम भी चले क्या, कहीं ऐसे चलोगी। हमने कहा ऐसे ही चलेंगे। तो अपनी माँ को मैंने केवल वहीं से चिल्ला के बता दिया कि अम्मा हम जा रहे हैं विद्यालय, जहाँ ये लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं। तो जब मैं कक्षा 6 में पहुंचती हूँ वहां, तो कक्षा 6 खा में लड़कियां उस समय पढ़ती थी, जूनियर हाई स्कूल धनपतगंज में। तो जब मैं उसमें जाकर खूब धूल मिट्टी, पहले तो बच्चे खूब मुझे देखकर हंसे, एक तो फटी सी फ्रॉक, ऊपर से पूरा मिट्टी लगाए हुए, यहाँ से लेकर जितनी मिट्टी लग सकती थी उतनी लगी थी, बाल पूरे उजड़े बिजड़े, कोई मतलब नहीं था। मैं गई, मुझे कोई इसका फर्क नहीं था कि मुझ पर कौन हंस रहा। मैं जाकर चुपचाप, मैं तो खेलने गई थी, मुझे कोई पढ़ना तो था नहीं, तो मैं प्रभावित क्यों होती, मैं जाकर बैठ गई। उसके बाद एक शिक्षक आते हैं, श्रद्धेय गंगा प्रसाद सिंह जी, वो कहते हैं कि आज बच्चों हम आप लोगों से पहाड़ा पूछेंगे और फुटकर पूछेंगे, और देखते हैं कौन सा बच्चा जवाब देता है। जो बच्चा जवाब देगा वो मेरा सबसे प्यारा वाला बच्चा होगा। तो वो जैसे 16 सत्ते, 15 पंचे, 19 नवैया, इस तरह पूछे। तो जैसे वो 16 सत्ते करे, सत्ते खत्म ना हो पाए उसके पहले मेरा आंसर उससे मिल जाए। 16 वो बोले, सत्ते का उनका स्टार्ट हो, लास्ट खत्म ना होने पाए, मेरा आंसर उससे जाकर टकरा जाए। और इस तरह से उन्होंने जितने भी मुझसे पहाड़े पूछे, मैंने सारे पहाड़े टकाटक, मतलब और किसी को अवसर ही नहीं मिला। जब तक लोग सोचते क्लास में, तब तक मेरा आंसर उनके प्रश्न से जाकर मिल जाए। वो आए, कितना बड़ा चेंज आप देखिए। वो आए और इतना भावातिरेक में वो हो गए कि उनकी आंखों से पहले तो आंसू आ गए, और उन्होंने मुझे ऐसी मिट्टी लगाई हुई, ऐसे गोद में उठा लिया। मुझे वो दृश्य आज भी याद है और शायद जीवन भर नहीं भूलेगा। और मुझे लगता है कि जो ईश्वर की संकल्पना होती है, शायद जो सच्चे गुरु का अर्थ होता है, शायद ऐसे ही गुरु होते हैं जो जीवन परिवर्तित करते हैं। बिल्कुल, वो चाहे कबीर जी का जीवन परिवर्तित हुआ हो, एक शिक्षक ही होता है, चाहे वो किसी का कुछ भी परिवर्तित हुआ हो, और वो आए और मुझे ऐसे ही गोद में उठा लेते हैं, और गोद में उठाकर और मुझे एक बार चूमते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि भवानी, ऐसे मजाकिया अंदाज, भवानी कहाँ से आई हो तुम। और उसके बाद हम कुछ बोलते, इसके पहले वो कक्ष से बाहर मुझे गोद में ही लिए निकल जाते हैं और जाते हैं प्रधानाध्यापक के कक्ष में, और हमको रास्ते भर में पूछने जाते हैं कि पढ़ाई करना है, नाम लिखा है। हम कह नहीं, पढ़ने नहीं आए, हम खेलने आए। जैसे उनको ये पता चला कि हम खेलने आए हैं, मुझे प्रधानाध्यापक के कक्ष में लेकर गए, वहां ले जाकर गोद से अपने उतारा, और उन्होंने कहा कि भाई साहब, ये लड़की तो अनमोल खजाना है, ये पता नहीं कहाँ छुपी थी, और ये खेलने आई है, सबसे बड़ी बात ये घूमने आई है, ये तो पढ़ने नहीं आई है, और ये तो गजब की है। आप जरा इससे कुछ भी पूछिए, कक्षा 5 के लेवल से कुछ भी पूछिए, जितना इसने पढ़ाई किया है।
तो उन्होंने भी कुछ पूछा, वो भी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा है गंगा प्रसाद जी, आप तुरंत इनके घर से संपर्क कीजिए। उसके बाद सेकंड डे गंगा प्रसाद जी हमारे घर पहुंचते हैं, हमारी मदर और फादर से संपर्क करते हैं। पिताजी सीधे इनकार करते हैं, मुझे बेटी नहीं पढ़ाना है। अच्छा। हाँ, लेकिन माँ कहती है कि मुझे पढ़ाना है, भले आप मुझे तलाक दे दीजिए, घर से निकाल दीजिए, मैं सब कुछ सहन मतलब एक बेटी के शिक्षा के लिए माँ ने बगावत किया, उचित भी था। बिल्कुल, उन्होंने कहा मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, अगर एक गुरु हमारे घर आकर ये कह रहा है कि आपकी बेटी में अपार संभावनाएं हैं, और आज एक ऐसा शिक्षक कह रहा है कि आपकी बेटी ऐसा नाम रोशन करेगी कि आपके साथ साथ आपकी एरिया का नाम रोशन होगा, तो मैं बेटी को अपने पढ़ाऊंगी। ये पूरी बात आपके सामने हो रही थी? हमारे सामने। मैं करे थी कि 5 तक पढ़ाना है, मैं वही खड़ी थी, मतलब ज्यादा उत्साहित खुश थी कि उसकी बेटी। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर क्या होता है, वो जो है माँ तैयार हो जाती है और मार्कशीट और टीसी कक्षा 5 की माँ निकलवा के हमको दे देती है। हम ले जाकर सीधे गंगा प्रसाद जी को देते हैं, वो मेरा प्रवेश कराते हैं, मेरा शुल्क को जमा करते हैं, मुझे किताबें वो देते हैं। इवन वो हमेशा पूछते भी रहते हैं कि बेटे कपड़े ना हो तो कपड़े भी हम दें। लेकिन अम्मा क्या अभी बीच में उनसे सर्विस में आने के बाद मैं उनसे मिलने गई, मैंने उनका चरण स्पर्श किया। बहुत एक आश्चर्यजनक स्टोरी आपको बताएं कि उन्होंने बहुत वृद्ध होते हुए, जबकि उनकी आंखें काम नहीं कर रही थी, असहाय अवस्था में वो थे, फिर भी उन्होंने मुझे पहचान लिया और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और उनके अश्रु एकदम प्रवाहित हो गए। और मुझे लगा कि शायद जैसे कृष्ण सुदामा रोए रहे होंगे, उतना ही वो रोए और उतना ही मैं रोई। तो वो भी एक दौर था। उसके बाद जो है, अब तो एक्सपायर हो गए वो, आज नहीं है खैर। तो उसके बाद तो कक्षा 8 की पढ़ाई पूरी हो गई, अब फिर पढ़ाई ब्रेक। 5 के बाद फिर आपको 8 हो गया और इतनी ब्रिलियंट, सबकी नजरों का तारा, लेकिन फिर पढ़ाई ब्रेक। फिर मतलब वहाँ संसाधन नहीं थे कि घर वाले संसाधन था लेकिन सुरक्षा नहीं थी, अस्मिता का संकट था। अगर मैं जाती तो फिर अस्मिता बचनी नहीं थी। वहाँ दूर विद्यालय था, एक एटमॉस्फेयर वहाँ क्रिएट था कि लड़कियां सुरक्षित नहीं थी, बिल्कुल सुरक्षित। मतलब कक्षा 8 तक की पढ़ाई भी बहुत असुरक्षा के बीच में मैंने किया था, छिड़कानी का शिकार होना, ये अनवरत होते थे। तो उस समय का दौर ये था कि कक्षा 9 में रेगुलर पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कक्षा 10 में आप व्यक्तिगत डायरेक्ट फॉर्म डाल सकते थे। तो मैंने कक्षा 10 में व्यक्तिगत फॉर्म अपना डलवा दिया रिक्वेस्ट करके, और केवल परीक्षा दिलाने जाना था। तो भैया ने परीक्षा दिला दिया, 6 पेपर होते थे, 6 दिन ले जाकर परीक्षा दिला दिए। मैं फर्स्ट क्लास पास हुई। उस समय मुझे लगता है कि उस विद्यालय में शायद 1 या 2 ही लोग फर्स्ट क्लास थे, जिसमें एक मैं। किस ईयर की बात कर रहे हैं? ये 1990 की बात कर रहे हैं, 1990 की। तो उसके बाद फिर बहुत खुशी का विषय था कि फर्स्ट श्रेणी में और अच्छे नंबरों में पूरी एरिया क्या 10-40 किलोमीटर में कोई नहीं। उसके बाद फिर संकट आ गई कि फिर सब कुछ ब्रेक। तो फिर गंगा प्रसाद जी सदैव संपर्क में रहे। गुरुजी ने कभी छोड़ा नहीं मुझे, असहाय नहीं छोड़ा। और उसके बाद उन्होंने फिर संपर्क घर से किया और मेरे घर आए। तो उन्होंने कहा कि कहाँ पढ़ना चाहती हो बिटिया? तो हम कहे गुरुजी हम सुल्तानपुर पढ़ना चाहते हैं। तो कहे किस विद्यालय में? हमने कहा बहुत नाम सुना है मैंने, केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर का, लेकिन वहाँ प्रवेश नहीं होता है, वहाँ डीएम की लड़कियां पढ़ती हैं। उस समय का दौर बहुत गरिमादायी स्कूल होते थे गवर्नमेंट संस्थान, गजब गरिमापूर्ण विद्यालय होते थे। तो ये जिलाधिकारी की बच्चियां पढ़ती थी, आप सोच सकते हैं, एमएलए की लड़कियां पढ़ती थी। उन्होंने कहा कि ठीक है आपका प्रवेश होगा वहाँ। उसके बाद वो आए। उस समय श्रीमती गिरजा सिंह जी वहाँ की प्रधानाचार्य थी, वो आए, प्रणाम किए, कहे मैडम आपने हमें पहचाना? कहीं हाँ पहचाने। कहीं जब आप STI थी, कोई पद पहले इस टाइप के होते थे, थोड़ा अलग टाइप के, तो मैं आपके अंडर में काम किया हूँ और ये बिटिया जो है ये हमारी शिष्या है और हमारी जिंदगी की जमा पूंजी है। जितना दिन मैंने अध्यापन कार्य अभी तक किया है, ऐसे स्टूडेंट मैं नहीं पाया हूँ अपनी लाइफ में। हाँ, और आप ऐसे हाथ जोड़ के उन्होंने कहा कि आप केवल इस बेटी पर एक कृपा दृष्टि डाल दें कि अपने विद्यालय में इसका प्रवेश ले लें। आपके यहाँ तो प्रवेश टेस्ट भी हो चुका है और आपके रूल्स मैं जानता हूँ कि आप कितनी सख्त हैं। आप अपने रूल्स को फॉलो करती हैं, कहीं नहीं तोड़ती हैं, अपनों के लिए भी नहीं तोड़ती, लेकिन मेरे लिए तोड़ दीजिए। तो उन्होंने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा। उसके बाद मेरी मार्कशीट देखी, अंक देखा कि प्राइवेट, एक गाँव की लड़की इतने अच्छे फर्स्ट क्लास की स्कॉलर। उन्होंने कहा ये तो अनमोल हीरा है, इसका प्रवेश तो मैं करूंगी ही करूंगी। उसके बाद मतलब आपके चेंज पुराना। हाँ, उसके बाद फिर मेरी पढ़ाई वहीं से चल निकली। फिर मैंने केश कुमारी से मेरा इंटर हुआ, फिर गद्य सहाय से ग्रेजुएशन हुआ। इस दौरान माँ से और पिताजी से जब बातचीत होती थी कि बिटिया फर्स्ट तो क्लास, पिताजी तो नाराज रहे पूरे समय। पिताजी भी हाँ नाराजगी उनकी रहती थी, लेकिन मैं उन्हें खुश करने का
कोशिश करती रहती थी। अच्छा, आपके सुल्तानपुर आने के बाद बहुत सारी बेटियों के लिए एक रास्ता भी खुला हुआ, कभी आपके साथ की पढ़ने वाली कभी? हाँ बिल्कुल, रास्ते तो खुले, लेकिन तब भी लोग माइंड अपना मेकअप नहीं कर पा रहे थे। लड़कियों को तो आज भी बाहर लोग नहीं भेज रहे हैं उस गांव में। मैंने बहुत एक मुहिम भी चलाने की कोशिश की कि लोग भेजें, लेकिन अंततोगत्वा लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। अच्छा, हाँ, अभी भी ये बात वो कहते हैं कि मेरे पास, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। अगर वो गुटखा खाते हैं, पुकार खाते हैं, शाम तक 10 रुपए का पान खाते हैं, अपनी बच्ची को एक कपड़े पहनकर वो चाहे तो पढ़ा सकते हैं, क्योंकि मेरे माँ पिता से ज्यादा गरीब वो नहीं है। लेकिन वो धारणा अभी भी परिवर्तित नहीं हो पा रही। शिक्षा की जो रोशनी उस गांव में पहुंचनी चाहिए अभी भी नहीं पहुंची। ये जो इतना संघर्ष भरा जीवन रहा आपका, आपने देखा कि जहाँ एजुकेशन से लेके गरीबी से लेके, हाँ, तो ये सारे दर्द आपने कविताओं के माध्यम से, मंच के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना, कब से लिखने? नहीं, लिखने का शौक तो मैंने आपको बताया कि मुझे प्रारंभ से ही था। मैं गद्य लेखन और एकेडमिक चिंतन ज्यादा करती थी। अच्छा। कि मुझे डिग्रियां लेना है और ये करना है, वो करना है, मैं उसी से प्रभावित रही। और मुझे कविताओं का ये नहीं था कि मुझे कविता पाठ करना है, और ये मंच वंच का मेरा आकर्षण न तब था ना आज है। आज भी मुझे मंचों का लेकिन आपकी कई सारी कविताएं मैंने देखा, अमेरिका के, अमेरिका तो, और यहाँ के लोकल अमर उजाला, सभी हाँ, लोगों का बहुत स्नेह मिल रहा है। लेकिन अब तो मैं मूलतः गजलें ही लिख रही हूँ, और मेरा एक संग्रह बोलती रोशनाई आ चुका है, और वर्तमान में मेरे 19 संग्रह प्रतीक्षारत हैं आने के लिए। और जिस दिन वो आपके परिदृश्य पर आ गए तो आप लोगों को अमेठी का एक अलग दिशा निश्चित रूप से मिलेगी, और मेरा श्रम सफल होगा। अच्छा, मैं आपको अब तक अपने जीवन को देखते हुए कि आपको कोई ऐसी आपकी लिखी हुई 4 पंक्तियां जो अच्छी लगती हो, आप सुनाना चाहेंगे? हाँ, मुझे लगता है कि हमारे देश का सूरज तुम्हें फिर से उगाना है, अंधेरा दूर करके रोशनी घर में लाना है। उधारी तुमसे मांगे चांदनी वो चांद अंबर का, उधारी तुमसे मांगे चांदनी वो चांद अंबर का, उजाला उसको दे करके अंधेरा वो मिटाना है, उजाला वो दे करके। बहुत अच्छी आपने पंक्तियां कही, उसमें सारा चीज समझ आता है। तो आपने वहां से इंटर किया, उसके बाद आपने बाकी पढ़ाई, फिर आप इलाहाबाद आपने फिर यूपीएससी के लिए ही गई, सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन हेतु गई, और उसी दौरान पब्लिक सर्विस कमीशन से यहाँ गई मैं। अच्छा, जीआईसी इसमें जीआईसी में है। तो यहाँ किस पोस्ट पे? मैं प्रधानाचार्य के पद पर हूँ। अब किस समय आए थे, और उस आपसे लेके अब तक कितना परिवर्तन देखते हैं? 2001 में मैं प्रवक्ता के रूप में यहाँ चयनित हुई थी पब्लिक सर्विस कमीशन से, और 2009 से मैं यहाँ प्रिंसिपलशिप कर रही हूँ। हाँ। जब आप प्रिंसिपल बनी, तो एक माँ और आपसे जुड़े हुए लोग सोचो कि एक बच्चे जो 5वीं 8वीं तक पढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, आज ऐसे मेन विद्यालय के वो प्रसार हैं, तो ये क्या माँ कभी कुछ कहती थी, आसपास वाले कुछ कहते थे, अंदर से कितनी खुशी होती है? नहीं, बहुत खुशी मिलती है। और आपको बताएं, पहले तो मुझे बहुत रुचि थी कि मैं प्रशासन में जाऊं। वास्तव में मुझे प्रशासनिक काम करने का ही शौक था। मेरे तेवर भी कुछ हद तक प्रशासनिक लोगों को लगते भी है भी, क्योंकि मैं अन्याय के खिलाफ लड़ने में यकीन तब भी था और आज भी है, शायद मरते दम तक रहेगा। लेकिन आज के दौर में अगर मुझसे कोई पूछे कि अगर आप प्रिंसिपल ना बनती तो क्या बनती, तो मैं फिर वही कहूंगी कि अगर मैं प्रिंसिपल ना बनती तो फिर भी मैं प्रिंसिपल ही बनती, क्योंकि इससे बेहतर पद, इससे ज्यादा स्कोप कहीं नहीं है। जब आप उन बच्चियों के गार्जियन को मोटिवेट कर पा रहे हैं, उसे आप उन्हें मोटिवेट कर पा रहे हो। एक आईएएस होकर, एक एसडीएम होकर शायद मैं वो ना कर पाती, जो मैं प्रिंसिपल होकर कर सकती हूँ। वो बात अलग है कि एक आईएएस का दायरा बहुत बड़ा होता है और एक प्रिंसिपल का दायरा बहुत छोटा होता है। लेकिन अपने दायरे को मैं अपनी नजर में देखता हूँ प्रिंसिपल का दायरा, क्योंकि वही तो आईएएस और डीएम एसपी को प्रिंसिपल ही और एक विद्यालय ही तो बनाता है। नहीं, उस नजरिए से तो आप कह सकते हैं, वो एक सैद्धांतिक नजरिया जो है कि भाई प्रिंसिपल वो तैयार करता है, मैं उस नजरिए से नहीं कह रही हूँ। मैं जैसे जिलाधिकारी पूरे जनपद को देखता है, लेकिन प्रिंसिपल एक विद्यालय को देखता है। लेकिन जो प्रिंसिपल एक विद्यालय को देखता है, कितनी सारी छात्राएं उससे कनेक्ट है और उनकी पढ़ाई अवरुद्ध हो रही, वो शुल्क नहीं दे पा रही है, या वो छेड़खानी का शिकार हो रही हैं, या उनके घर वाले उन्हें कुछ इस तरह से लड़की होने के कारण डिसमोटिवेशन उनका दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और छात्रा आपसे इतनी कनेक्ट हो कि आप अपना दर्द बताए और आप उसके दर्द को दूर कर पाए, तो सोचिए कितना आपके लिए गौरव का विषय है ये। और वो सब मैं कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मानव होना भाग्य का विषय था और प्रिंसिपल होना सौभाग्य का विषय। अच्छा, कितनी बच्चियां पढ़ रही हैं और उनकी प्रॉब्लम क्या सुनती हैं? अब दरअसल विगत वर्षों की, इस बार तो कोरोना के चलते प्रवेश ही ज्यादा नहीं हुए। हमें लगता है कि अभी तक की छात्रा संख्या, मैंने एक एक्चुअल नहीं बता सकती, अनुमानित मुझे लगता है कि अभी शायद 750-800 या 900 ऐसे अभी। हाँ,
उनमें से कई बच्चे ऐसे मिले कभी कि जो फीस में जमा हाँ, नाम कटा लिया, फिर आप उनके विद्यालय घर जाते हैं, कई तो आप उनके लिए कैसे करती हैं? नहीं ठीक है, वो अपना कर लिया जाता है, नौकरी कर रहे हैं, लाख सवा लाख सैलरी मिल रही। अब ये सब प्रचार का विषय है, अच्छा, इसको गोपनीय रखना चाहिए। बिल्कुल। और फिर अगर बात की जाए, आपके पास और भी सामाजिक आप काम करते रहते हैं, हाँ, कई संगठन से महिलाओं के शोषण से लेके, इनके बारे में क्या कहना चाहिए, कैसा काम चल रहा है आपका? हाँ नहीं, काम तो ठीक चल रहा है। दरअसल उसमें हमें सिर्फ माध्यमिक विद्यालय ही देखने हैं, तो माध्यमिक विद्यालयों में जब भी कोई घटना घटेगी तो उसमें हमारी रिपोर्टिंग होगी और उसमें कार्यवाही की जाएगी, देखा जाएगा। फिलहाल माध्यमिक विद्यालयों में इस तरह कोई शिकायत मिल नहीं रही। अच्छा, ग्रामीण अंचल में महिलाओं के बच्चों के लिए शिक्षा का किस तरीके से आप रोल देखती हैं उनके जीवन परिवर्तन का, क्योंकि आप एक लाइब्रेरी के प्रभारी भी। बिना शिक्षा के तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अभी भी अभाव है, लोग ऐसे पढ़ा देते हैं। आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से मैं जानना चाहूंगा, क्या आपको नहीं लगता कि ग्राम सभा स्तर पे पुस्तकालय भी, लाइब्रेरी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इससे कितना परिवर्तन? अरे बहुत, लेकिन फिर वही फर्क आता है। क्या? फिर वही 4 लड़के जाकर बैठेंगे, लड़कियां नहीं बैठ पाएंगी, गार्जियन नहीं बैठने देगा, फिर मैं वही घूम कर आती। उस लाइब्रेरी का उपयोग फिर वही छात्र करेंगे, छात्राएं नहीं कर पाएंगी, लेकिन क्योंकि अभिभावक नहीं बैठने देगा। नहीं, गांव में परिवर्तन नहीं हुआ, जो अवधारणाएं और संकल्पनाएं हैं उनमें परिवर्तन नहीं हुआ। आपको नहीं लगता? ना, नहीं हुआ। उनके लिए कुछ 4 लाइन पंक्तियां अपने गजल या किसी पंक्तियों से उन्हें समझा सके तो? नहीं, वो गजल क्या समझेंगे, और मुझे लगता है कि अब उन्हें समझना ही होगा, और वक्त ही उन्हें समझा रहा है। और सबसे बड़ी चीज मैं उन्हें समझाने की अपेक्षा स्वयं को समझाना चाहती हूँ कि स्त्रियां उठ खड़ी हो। मैंने फिर कहा, मॉडर्न का मतलब अशिष्ट होना नहीं, मॉडर्न का मतलब नग्न होना नहीं, मॉडर्न का मतलब जींस पहनना नहीं, मॉडर्न का मतलब है इसका स्ट्रांग होना, इसमें नवीनता आना, खुद को मनुष्य समझना, अपने अधिकारों को समझना, अपने कर्तव्यों को समझना, अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन करते हुए अपने अधिकारों की प्राप्ति हेतु संघर्ष करना, ये है सच्चे अर्थों में मनुष्य की। बचपन से लेकर अब तक जीवन की अगर बात की जाए आपकी, आपने बताया कि महिलाओं के लिए कितना परिवर्तन आया इतिहास से लेकर वर्तमान, आपने जो आपको कौन सी आपके साथ कोई ऐसी घटना या कोई यादगार पल जो आज भी आपको मोटिवेट करता हो और आपको एक खुशी देता हो कि बचपन से लेकर अब तक ऐसा कोई मोमेंट आपके, चाहे परिवार, चाहे आपके एकेडमिक हो गए या आपके मित्र? नहीं, एकेडमिक तो बहुत सारी खुशियां मिली। जब हाई स्कूल में पास हुई और फर्स्ट डिवीजन और इतने अच्छे अंकों से, मुझे लगता है जिंदगी का सबसे स्वर्णिम दिन था वो मेरे लिए। जब उसमें अखबार में निकलते थे रोल नंबर, तो जब मैंने सर्च किया और गई एक दुकान पर, तब तो पैसा देकर वो देखा जाता था, एक के पास होता था। मैं मार्केट घंटोगंज में गई तो उन्होंने दिखाया, जब हमको अपना रोल नंबर दिखा, एफ लिखा था, फर्स्ट में एफ रहता है, सेकंड में एस रहता है, थर्ड में टी रहता था। अच्छा। तो जब एफ देखा तो हमने कहा मैं तो फर्स्ट क्लास, तो जब पूरा का देखा तो 1 ही 2 लोग उसमें थे और कोई था भी नहीं, जबकि मैं तो प्राइवेट वहां भरी थी फॉर्म। तो जब मैं धना भाव तो था ही, तो किसी तरीके से मैं 1 पाव लड्डू खरीद पाई थी। मुझे पता नहीं रुपया कितना, 1 रुपये 2 रुपये, जो भी 2-4 रुपये लगे रहे हो, मुझे याद नहीं है। तो 1 पाव लड्डू मैं लेकर आई, तो मैंने अपने पिताजी से, सबसे पहले मैंने पिताजी से कहा कि पिताजी ये लड्डू खाइए, मैं फर्स्ट क्लास पास हो गई। तो कहे बिटिया कौन सा घोड़ा बांध ली हो? पिताजी ने कहा बिटिया कौन सी घोड़ा बांध ली हो? तो हम उनके पास बैठ गए। हमने कहा आपको लगता है कि घोड़ा बांधना ज्यादा बड़ा काम है बनिस्बत इतनी अच्छी पोजीशन में बोर्ड परीक्षा को पास करना? तो कहे और क्या बिटिया, जो बड़ा काम करता है वो घोड़ा बांध लेता है। तो हम कहे पिताजी आप चिंता न करिए, मैं ऐसा कुछ करूंगी कि आप चाहेंगे तो कई घोड़े बांध लेंगे। अब आप एक अध्यापक हैं, घर बार सब संपन्न है। हाँ। पिताजी माताजी? पिताजी हमारे किडनी पेशेंट रहे और बहुत वर्षों तक, और हमारे साथ ही रहे। 2 वर्ष हो गया पिताजी हमारे दिवंगत हो गए, और माताजी तो हमारे पास है, उनकी स्नेहिल छांव मुझे मिल रही है, और ईश्वर की अनुकंपा रहेगी तो मुझे लगता है कि मिलती रहेगी। और मैंने सेवा शुश्रूषा करने का बीड़ा तो बचपन में ही वो सपने पाल लिए थे कि मुझे वही करना है। एक चलते चलते प्रोग्राम को हम एंड करना चाहेंगे कि उन बच्चियों को जो आप बात करें, उनके लिए क्या मैसेज है, उनके पेरेंट्स के लिए, कि वो किस तरीके से उन्हें अपने बच्चियों को सपोर्ट करना चाहिए, खास करके बच्चियों को खुद जिम्मेदारियां समझनी चाहिए, हाँ, वो खुद इस समाज में अपना स्थान स्थापित, हाँ, उसके बारे में कुछ संदेश देना चाहिए? हाँ बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाई परिवार तो ध्यान रखें ही रखें, क्योंकि बेटी और बेटे दोनों को पैदा करते हैं, तो दोनों में भेदभाव न करें। आज 21वीं सदी में भी भ्रूण हत्या हो रही है और दहेज जैसी समस्याएं उबाए खड़ी हुई है। ये बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति है। इसके लिए हमारे पुरुष भाई
स्वामी विवेकानंद जी से प्रभावित हूँ। स्वामी विवेकानंद जी के अतिरिक्त अभी जैसे हमने राजा राम मोहन राय जी का जिक्र किया, ऐसे पुरुषों को भी अपना आदर्श बनाए और हमारे पुरुष भाई हमारी सफलता के कारण बने। और फिर मैं एक महत्वपूर्ण बात अपनी महिलाओं से अपील करना चाहूंगी कि अपने अधिकार के लिए आपको स्वयं खड़े होना पड़ेगा। और उससे भी बड़ी चीज, आप एक बेटा पैदा करती हो, एक बेटी पैदा करती हो, तो फर्क तो आप ही करती हो। पुरुष तो करता ही करता, लेकिन फर्क तो आप ही करती हो। तो प्लीज 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 उन महिलाओं से मेरी अपील है कि आप स्वयं जो आपका सृजन है वहां तो लोकतंत्र स्थापित कीजिए, वहां तो मनुष्य मानिए अपनी बच्ची को, वहां उस धारा में लाइए। और जिस दिन आप खड़ी हो गई और जिस दिन आपने अपने सृजन को, आपने अपने बेटे को राजा राम मोहन राय बना दिया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर बना दिया, तो उस दिन तो आपकी बेटी जो है वो स्वयं मुख्य धारा में आ जाएगी। शुरुआत तो आपको अपने घर से और अपने ही सृजन से करनी है। और महिला के पास एक ऐसा, इतना प्रकृति ने एक ऐसा गुरुतर दायित्व भी दिया है और वैशिष्ट से नवाजा है। उस वैशिष्ट को अपने समझते हुए महिला अपने उस सृजन को परफेक्ट बनाए, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों समान धरातल पर चले। और काश मैं भी किसी समुद्र या नदी के किनारे अकेली बैठकर 12 बजे रात में चांदनी रात देख सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बेबाकी से रखी और बहुत अच्छा लगा। पहला ऐसा इंटरव्यू है जिसमें एक महिला हमारी साथ इंटरव्यूअर थी, उन्होंने बहुत बेबाकी दिया। अगर पूनम जी की बात की जाए तो घंटों बात की जा सकती है, क्योंकि 3 MA है, फिर एक PG करने जा रही है पत्रकारिता में, PhD इन्होंने किया है, बहुत सारी बातें हैं। और मन के अंदर जो द्वंद्व चलता है गजलों कविताओं के माध्यम से रखती है। साथ में आज अमेठी की कई सारे घरों की जो बेटियां हैं उनके घर को रोशन, उन्हें एक मिट्टी कह सकते हैं, उन्हें बर्तन में और एक कली को फूल की तरह बनाने में अहम योगदान दे रहे हैं। आप मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत जी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक साथ, तब तक के लिए नमस्कार।